आज हम करेंगे संघर्ष के सिद्धांत में बाकी 2-3 थिंकर्स का सिद्धांत रह गया था। तो ओपनहेमर का सिद्धांत कि ओपनहेमर ने में भी ओपनहेमर हुआ था या नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं एक बार रिवाइज। ओपनहेमर ने जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी सोशल चेंज की, उस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ओपनहेमर ने कहा था कि जो सोसाइटी है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा अंग माना गया है जो अपने आप स्वाभाविक अवस्था में रहता है। और स्वाभाविक अवस्था में वो एक जस्टिस या एक ऐसे संगठन या स्थापित क्या रोल अदा करता है जिसमें मानव स्वभाव की वजह से संघर्ष होते रहते हैं। और उन संघर्षों में, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी लालसाओं या सब हित के लिए जो चीजें चाहता है, उनकी वजह से जो संघर्ष की अवधारणा निकलती है, उस संघर्ष की अवधारणा में समाज को एक न्यायिक भूमिका निभाते हुए आदर्श नियमों का निर्माण करना पड़ता है। और फिर ओपनहेमर ने इस संघर्ष में मानवीय व्यवहार के आर्थिक और राजनीतिक कारणों को स्पष्ट किया था कि जो आर्थिक कारण होते हैं वो होती हैं मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताएं, जैसे कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके बाद हमारे जीवन की धन से संबंधित या कुछ सुख सुविधाओं से संबंधित आवश्यकताएं होती है। और दूसरा बताए थे राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में बताया था कि आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजनीति में जो सक्रिय योगदान या राजनीतिक भूमिका को जब अदा करना शुरू करते हैं, तब उसमें संघर्ष की अवधारणा राजनीतिक कारणों को परिभाषित करती है। जैसे कि इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमने अपने आर्थिक हितों की खुद स्वतंत्र आर्थिक हितों के साथ साथ हमने अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष की अवधारणा को अपनाया। ये ओपनहेमर ने बिल्कुल इजीली सिर्फ यही डिफाइन किया है कि समाज एक ऐसा सावयव, एक ऐसा स्वाभाविक ऑर्गेनिज्म होता है जो जस्टिस या न्याय के रूप में संगठित होता है और मनुष्य की आर्थिक और राजनीतिक कारकों के अंतर्गत जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उन संघर्ष की अवधारणाओं का ही सामाजिक चेंज के अंतर्गत या सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत वर्णन किया जाए। फिर आता है क्रोजर का सिद्धांत। और क्रोजर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। क्रोजर की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो क्रोजर ने अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म होता है, कि संघर्ष का प्रकार्यवाद होता है। प्रकार्यवाद क्या होता है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि संघर्ष हमेशा किसी ना किसी चीज को विघटित करता है, किसी चीज को खत्म करता है। नहीं, संघर्ष हमेशा बुरा नहीं होता है। संघर्ष हमेशा किसी ना किसी नई चीज के फंक्शनलिज्म, संगठनात्मक और उस चीज के अच्छे से काम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि समाज की कुछ संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं अपनी रूढ़ियों से, रीति रिवाजों से चिपकी रहती हैं, तो संघर्ष उन संस्थाओं को प्रकार्यवाद का स्वरूप देता है कि वो संस्थाएं अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं, उनमें जो कुरीतियां थी वो खत्म हो जाती हैं संघर्ष के बाद। फिर क्रोजर ने कहा है सेकंड पॉइंट में कि संघर्ष के दो स्वाभाविक परिणाम निकलते हैं। एक परिणाम है संगठनात्मक परिणाम, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट कहा गया, और दूसरा है विघटनात्मक परिणाम। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट या संगठनात्मक परिणाम क्या है? जब समाज के दो पक्षों के बीच किन्हीं मूल्यों को लेकर जब संघर्ष होता है, तो वो संघर्ष किसी अच्छे परिणाम को उजागर करता है या उस संघर्ष का अंत कोई अच्छा परिणाम लेके आता है। जैसे कि क्रोजर ने एग्जांपल दिया है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन में होता है बैलेट बॉक्स की लड़ाई, जिसको बोला जाता है। बैलेट बॉक्स की लड़ाई क्या है? एक प्रत्याशी सत्ता प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना चाहता है, और दूसरा उसको हराना चाहता है। तो इस बैलेट बॉक्स की लड़ाई का अच्छा परिणाम क्या निकलता है? एक दल को विजय प्राप्त होती है, बहुमत मिलता है, जो शासक दल बनता है, और दूसरा विपक्षी दल बनता है। लेकिन शासक दल निरंकुश नहीं बन सकता, क्योंकि उसे विपक्षी दल का ये भय रहता है कि कहीं वो शासक दल के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। फिर दूसरा है डिसइंटीग्रेटिंग रिजल्ट। विघटनात्मक परिणाम संघर्ष का क्या निकलता है कि समाज के कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं,
और जब ऐसे संघर्ष समाज के अंतर्गत होते हैं तो वो आधारभूत मूल्य या तो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं या वो मूल्य अपना महत्व खो देते हैं। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन का संघर्ष देखें, या दो संप्रदायों के बीच दंगा फसाद का देखें। हम हरियाणा का जैसे एग्जाम्पल लें, जब रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके जब दंगे फसाद हुए थे तो उसमें क्या था, सिर्फ सोसाइटी में एक दूसरे को लेके अराजकता, ईर्ष्या और अव्यवस्था, अशांति ही बढ़ी थी कि एक दूसरे को हमने एक दूसरे के ऊपर ही शक करना शुरू कर दिया था, एक दूसरे से अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, पड़ोसी पड़ोसी का भी दुश्मन हो गया। नेक्स्ट चीज क्रोजर ने डिफाइन की है कि संघर्ष को दो भागों में विभाजित किया जाता है, कि जैसे दो परिणाम बताए हैं संघर्ष के, दो रिजल्ट निकल के आते हैं संघर्ष के, उसी तरह से संघर्ष भी दो प्रकार का होता है। एक होता है रियलिस्टिक संघर्ष, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, और एक नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष करने वाले पक्षों के सामने कुछ ना कुछ रियलिस्टिक एम होता है, कि कोई एक ऐसी सॉलिड स्ट्रॉन्ग चीज होती है जिसके लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई बात ही नहीं है उसी कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है इतना इंपॉर्टेंट और उस चीज के लिए झगड़ा जा रहा है। इसमें प्रत्येक पक्ष अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है, बल प्रदान करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था ना, बैलेट बॉक्स की लड़ाई, तो एक ऑब्जेक्टिव है उनके सामने कि अगर सत्ता प्राप्त करनी है तो इस संघर्ष में उन्हें शामिल होना पड़ेगा। इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो संघर्ष होता है शांतिपूर्ण, वो। नेक्स्ट है अयथार्थवादी संघर्ष, कि अयथार्थवादी संघर्ष कैसे होते हैं, जिस संघर्ष में दोनों पक्षों के सामने कोई एम नहीं होता। जैसे कई बार हमारी दोस्तों की भी आपस में लड़ाई हो जाए या घर में भी किसी की हो जाए तो कहते हैं ना, मुझे तो ये काम करना नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, लेकिन मैं इसको भी नहीं लेने दूंगा। वो है नॉन रियलिस्टिक संघर्ष। जैसे कि बहुत बार भारतीय राजनीति का उदाहरण ले तो 1996 1998 में ऐसा ही हुआ था। संयुक्त मोर्चे ने एकजुट होकर सरकार बनाई थी, कि बहुत सारे दल मिलकर इकट्ठे हो गए थे और उनका एम क्या था कि हमारी सरकार बनो या ना बनो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने दें। तो नॉन रियलिस्टिक होता है कि अपने नुकसान की परवाह ना करते हुए, कि ऐसी गठबंधन की सरकार फिर लंबे ड्यूरेशन तक चलती भी नहीं है, उनमें खुद ही मतभेद होते हैं, लेकिन दूसरे को, विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाने की लालसा प्रबल हो। नेक्स्ट क्रोजर ने कहा है कि संघर्ष के कारण पैदा होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों से दो विरोधी पक्षों के बीच जो टकराव उत्पन्न होता है वो अंततः शांत हो जाता है। कि कोई भी संघर्ष की अवधारणा हो, यथार्थवादी हो या अयथार्थवादी हो, सब संघर्ष में आखिर में संघर्ष जब अपने चरम स्वरूप पर जब पहुंच जाता है, कि पीक पर जब कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो अपने आप ही शांत हो जाता है। चाहे किसी भी चीज का हम एग्जाम्पल ले लें, दंगे फसादों का ले लें, क्रांति का ले लें, एक टाइम पे जिस चीज का ज्यादा उत्कर्ष होता है फिर वो अपने आप थोड़े टाइम बाद शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्रोजर ने कहा है कि संघर्ष से न केवल नए आदर्श, नियम, संस्थाओं का विकास होता है, बल्कि नई साझेदारियां और साहचर्य भी पनपता है। कि जैसे एग्जाम्पल दिया था ना 1996 में संयुक्त मोर्चे ने, कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देनी, हमारी बनो या ना बनो, तो उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने से रोकने के लिए खुद बहुत सारे जो दल थे वो खुद इकट्ठे हो गए, तो एक नई साझेदारी, एक नया साहचर्य पनपा। और इसी गठबंधन के बाद ही बीजेपी ने एनडीए की अवधारणा ली थी और कांग्रेस ने यूपीए की अवधारणा दी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए, जो इसमें कांग्रेस के संगठित, कांग्रेस के पक्षधर जो दल उसमें शामिल होते हैं, और एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना था, जो बीजेपी का जो फेवर करती थी, छोटी छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, उनको इकट्ठा करके बीजेपी ने गठबंधन बनाया। नेक्स्ट आता है कि क्रोजर ने कहा है कि संघर्ष का विघटनात्मक स्वरूप बताया ना, दो स्वरूप बताए, एक संगठनात्मक एक विघटनात्मक।
तो जो विघटनात्मक स्वरूप है उसे भी एक हव्वे की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, कि ये नहीं कह सकते कि संघर्ष का विघटनात्मक स्वरूप समाज के लिए हानिकारक होगा। ये भी विघटनात्मक स्वरूप भी समाज में परिवर्तन लाने में अहम योगदान अदा करता है, कि विघटन के माध्यम से ये देखा जाता है कि कई बार समाज के कुछ बुरे पहलू या कुछ कुरीतियां अपने आप उस संघर्ष में समाप्त हो गई। और लास्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है फिर डेरेनड्रॉफ की, कि डेरेनड्रॉफ ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को माना है स्ट्रगल फॉर अथॉरिटी, कि सारा का सारा संघर्ष जो होता है ना समाज में, वो संघर्ष समाज में सिर्फ सत्ता के लिए होता है, और समाज में किसी भी प्रकार का संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। समाज में सिर्फ एक ही संघर्ष होता है, सत्ता से संबंधित संघर्ष। और इस संघर्ष में समाज में कभी भी सत्ता का बंटवारा समान नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि पैरेटो ने बताया था, एक एलिट वर्ग होता है और एक कॉमन वर्ग होता है। तो सत्ता कभी भी समाज में सबके पास एक जैसी नहीं होती है, और वो सत्ता का इम्बैलेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी की वजह से संघर्ष उत्पन्न होता है। और जिसके पास आधिकारिक सत्ता होती है, मतलब आदेश देने की सत्ता होती है, वो अपने आप को सम्मानजनक मानता है, कि उच्च मानता है, दूसरों को इंफीरियर मानता है। तो जब दूसरों को इंफीरियर मानेगा तो संघर्ष की या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट डेरेनड्रॉफ कहते हैं कि सामाजिक संरचना जो है, प्रत्येक सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज निहित होता है। ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी सभ्यता या संस्कृति समाज की हुई है तब संघर्ष नहीं था। ये जो वर्ग संघर्ष की, जो सत्ता की संघर्ष की अवधारणा है, ये प्रत्येक अवधारणा में निहित रही है। और इसी सत्ता संरचना के तहत दो वर्ग बने हैं, शासक और शासित का संबंध। शासक जैसे कि हमारी सरकार है, और शासित जो नागरिक है। तो सत्ता संबंध पूर्ण रूप से इन दो वर्गों पर ही निर्भर करता है, शासित पे और शासक पे। जब शासक वर्ग सामाजिक भावनाओं का अनादर करते हुए, अपनी निरंकुशता दिखाते हुए आदेश पारित करता है, तो संघर्ष की अवधारणा बन जाती है। और सत्ता का ये असमान बंटवारा ही सत्ता संघर्ष करवाता है। और संघर्ष की अवधारणा पूर्ण रूप से डेरेनड्रॉफ ने सत्ता का विभाजन, सत्ता का असमान बंटवारा या सत्ता की लालसा के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर हमारी थर्ड यूनिट का एक पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। जो थ्योरीज थी उनको आप थोड़ा डीपली स्टडी करना, तभी आपको समझ आएगी। उसके बाद इसी यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज हम, कि डेवलपमेंट क्या है। कि डेवलपमेंट है चेंज, कि चाहे राजनीतिक बदलाव है, चाहे सामाजिक बदलाव है, चाहे आर्थिक है, चाहे स्थानीय स्तर पर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बहुत बदलाव देखने को मिलता है ना। समाज में भी बहुत बदलाव हो रहा है, देश के लिहाज से देखे, राष्ट्रीय स्तर से देखे, अंतरराष्ट्रीय स्तर से देखे। तो जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, वो क्या है, विकास है एक तरीके से। अब उस विकास की अवधारणाएं दो हो सकती हैं, कि कौन सा विकास उसके उत्कर्ष के लिए है और कौन सा विकास उसके अपकर्ष के लिए, कौन सा उनकी उन्नति के लिए है, कौन उसको नीचे लेके जाता है। तो किसी भी, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील राष्ट्र है, चाहे कोई विकसित राष्ट्र है, सबके सब इस विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कि हर देश की कोशिश होती है कि वो अपने सारे पहलुओं में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर पहलू में ज्यादा से ज्यादा विकास करे। और इसी विकासशील अवधारणा की वजह से जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे, जिन्होंने ना पहले गुट और ना दूसरे गुट की सदस्यता ग्रहण की थी, पहला गुट मीन्स अमेरिका के गुट में भी शामिल नहीं हुए थे, और ना ही दूसरे गुट रूस के गुट में शामिल हुए थे, उन्होंने एक निर्गुटता की अवधारणा बनाई थी। तो उन देशों को तृतीय विश्व के नाम से जाना जाने लगा था। तो जो तृतीय विश्व के ज्यादातर देश थे वो विकासशील देश थे।
तो ये विकास की अवधारणा, क्योंकि वो विकासशील क्यों थे, क्योंकि वो सारे के सारे वो कंट्रीज थे जो कभी किसी ना किसी कंट्री के उपनिवेश रहे थे, उन्हें नई नई आजादी मिली थी, तो वो दोबारा से किसी के नियंत्रण या अधीन नहीं रहना चाहते थे। तो इन विकासशील देशों की अपने राष्ट्र से संबंधित सभी पहलुओं को विकसित करने की अवधारणा को ही विकास की अवधारणा कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि समाज को या राष्ट्र के प्रत्येक पहलुओं को परिवर्तित करने की, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सके, उसे ही विकास बोला जाता है। और इस विकास की अवधारणा को भौतिकवादी युग में, कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं, भौतिकवादी युग में विकास किसको माना जाता है कि वहां के नागरिकों के पास उच्च जीवन स्तर है, गरीबी रेखा बहुत कम के नीचे बहुत कम लोग हैं, सबकी मूलभूत सुविधाएं पूरी होती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, तभी जज किया जाता है कि ये राष्ट्र विकासशील है, विकसित है। तो इस भौतिकवादी अवस्था में दो विचारधाराएं पनपते, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा क्या है कि पूंजीवादी विचारधारा में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपतियों का और एक गरीबों का। तो उसको हम विकास की अवधारणा नहीं मान सकते, क्योंकि उस अवस्था में शोषण ज्यादा निहित होता है। और दूसरी अवधारणा होती है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा में क्या होता है, सबको साथ लेने की अवधारणा, सबको साथ चलने की, सबका विकास की, जिसको साम्यवादी का परिवर्तित स्वरूप वर्तमान स्वरूप में है समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा क्या कहती है, समाज के प्रत्येक वर्ग का समान रूप से विकास। तो इस अवधारणा के अंतर्गत हम चाहे भौतिक विकास को ले ले या आध्यात्मिक विकास को ले ले, भौतिक विकास में सारी सुख सुविधा की चीजें आ जाएंगी और आध्यात्मिक विकास में आ जाएगा मनुष्य के अंतर्मन का वास्तविक रूप से विकास या मनुष्य का सर्वांगीण विकास। हैं कि अब विकास की विकास हो गया, अच्छे से सबको समझ आएगी विकास कहते किसे। अब विकास को लेके बहुत सारे थिंकर्स ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। तो विकास पे, डेवलपमेंट पे सबसे बड़े थिंकर या जिसने सबसे बड़ा अपने ओपिनियन दिए थे, या विकास की अवधारणा को राजनीति शास्त्र में इंक्लूड किया था, जिसको राजनीतिक विकास के नाम से जाना गया था, वो थे लुशियन पाई। और ये सबको याद रखना है, लुशियन पाई। तो लुशियन पाई ने सबसे पहले राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास की अवधारणा का वर्णन किया था, और उन्हीं के इस राजनीतिक विकास को बाद में थिंकर्स ने आधुनिकीकरण का नाम दिया था, मॉडर्नाइजेशन का नाम दिया था, कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन है, कि कोई भी राष्ट्र जब पॉलिटिकल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी अगर बदल रहा है, इट मीन्स वो राष्ट्र मॉडर्न हो रहा है, उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और जब डेवलपमेंट की हम डेफिनेशन करेंगे, तब भी लुशियन पाई की डेफिनेशन हमें जरूर करनी है। तो लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास को लेके क्या कहा था, संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। कि राजनीतिक विकास क्या है, संस्कृति का विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाना या उनमें घुल जाना। कि ये नहीं है कि हम भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति का पालन करते हैं, नहीं, हम दूसरों को भी उतना ही आदर प्रदान करते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं, अपनी संस्कृति को बगैर छोड़े। जीवन के पुराने प्रतिमान, हमारे पुराने जो आयाम थे, जीने के तरीके थे, उनको नई मांगों के अकॉर्डिंग, जैसी ही आगे आने वाली जनरेशन की जरूरतें हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठा रहे हैं, उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, यही विकास। और इसमें जो तुम्हें डेफिनेशन करनी है जिन राइटर्स की, वो लुशियन पाई, आमंड एंड पावेल और मैकेंजी की करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इन्हीं तीन राइटर्स की करेंगे, क्योंकि ये तीनों पाइनर्स थे या मेजर वो थिंकर्स थे जिन्होंने विकास को लेके अपनी अवधारणा दी थी। आमंड एंड पावेल भी जरूर करना है आपको, क्योंकि आमंड एंड पावेल आगे डिस्क्राइब भी किया गया है कि इन्होंने क्या कहा था, राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि। राजनीतिक संरचनाएं कौन सी हैं हमारी, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनका जो स्वरूप बदलता है वो राजनीतिक विकास है। विमनीकरण और विशेषीकरण, विमनीकरण किसी चीज को
मिला देना या किसी चीज को स्पेसिफाई, अलग स्थान प्रदान करना। राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लोकीकरण, कि हमारी संस्कृति सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, हम उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो ये राजनीतिक विकास है। अब पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की स्टेजेस को लेके सबसे पहले दो अवधारणाओं की बात की जाती है आमतौर पे, और वो अवधारणाएं निहित हैं अरस्तु की अवधारणा। अरस्तु ने राज्य की अवधारणा दी थी कि राज्य का निर्माण क्यों होना चाहिए। तो अरस्तु ने कहा था जो राज्य है ना, राज्य की उत्पत्ति लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, कि राज्य बनाया ही इसलिए गया है कि वो अपने नागरिकों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, राज्य में रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन दे सके, उन्हें चरित्रवान व्यक्ति बना सके। और अरस्तु की इन्हीं अवधारणाओं पर विकास के सत्र निर्भर करते हैं। पहला विकास का सत्र क्या कहता है कि विकास का मतलब है कि हम कहेंगे कि ये राष्ट्र विकास कर रहा है, इसका सबसे पहला मतलब तो होगा ये राष्ट्र अपने नागरिकों की सभी मूलभूत या मौलिक सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। और वो मूलभूत आवश्यकताएं, प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी कपड़ा मकान। फिर सेकंड चीज इसमें इंक्लूड की गई है कि जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ना, उसके बाद मनुष्य को उन्नति की या विकास की अवधारणाओं के लिए वातावरण प्रदान कर रहा है राष्ट्र, जैसे कि रोजगार का प्रबंध, शिक्षा का, स्वास्थ्य की देखभाल का, नागरिकों की अन्य सुविधाओं का संचालन, जैसे उनको धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारी चीजें राष्ट्र प्रदान करेगा। कि विकास का अगर हम मतलब समझे किसी भी राष्ट्र से संबंधित, तो सबसे पहले तो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करे पहले सत्र में, और दूसरे सत्र में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसे उचित वातावरण प्रदान करे। और उचित वातावरण प्रदान कैसे होता है? व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, रोजगार का, स्वास्थ्य का, उन्हें अधिकार प्रदान दे, उन्हें स्वतंत्रता दें, ये सारी चीजें। और इन्हीं सत्रों को ऑर्गेन्स्की ने, केनेथ ऑर्गेन्स्की ने, ये राइटर्स के नेम भी आपको जरूर याद रखने हैं, राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण। और राजनीतिक एकीकरण क्या कहता है कि सरकार या राज्य की जनसंख्या पर राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखती है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे ऊपर हमारे देश की सरकार का राजनीतिक नियंत्रण भी है। ये नहीं है कि वो हमारी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर रही है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ वो हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगाती है, कुछ हमें नियंत्रण में भी रखती है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या कहा गया है कि विकास बड़े बड़े की राष्ट्र का विकास इस चीज में निहित है कि वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त है या नहीं, क्योंकि सबको रोजगार मिलेगा तभी तो सभी अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि राष्ट्र जो है वो सबके घर जाके सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, वो सबको रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिससे सब काम कर सके और अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी कर सके। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय लोक कल्याण, नेशनल पब्लिक वेलफेयर। नेशनल पब्लिक वेलफेयर में आता है जैसे कि इंडिया में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी है, कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, सबको राइट्स दिए गए हैं, सबको फ्रीडम दी गई है, सबको धर्म के रूप में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये वो वेलफेयर से संबंधित कि हमारे जैसे भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जितने वेलफेयर की या हमारे मौलिक अधिकारों में जो हमें सुविधाएं दी गई हैं, वो हमारे राष्ट्र के विकास की प्रतीक है। और फोर्थ अवस्था ऑर्गेन्स्की ने बताई है समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। और प्रोस्पेरिटी को जज किया जाता है जब किसी भी कंट्री का ये मेजरमेंट होता है ना कि ये किस देश ने इस साल कितना विकास किया है किस क्षेत्र में, तो आर्थिक क्षेत्र में तो जज किया जाता है कि वहां के लोगों के पास सुख सुविधाओं की कितनी चीजें हैं।
या वहां गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमारी खुद एक एक व्यक्ति की अलग अलग ही नहीं, पूरे के पूरे राष्ट्र की प्रोस्पेरिटी, समृद्धि को भी दर्शाते हैं कि ये राष्ट्र बहुत समर्थ है। तो ये थी राजनीतिक विकास की अवस्थाएं। उसके बाद उद्देश्य ज्यादा है, उद्देश्य हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। और कल क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है बेटा, कल क्लास होगी, आपका काफी सिलेबस रहता है। तो अगर इससे लास्ट सोशल चेंज के पोर्शन में किसी को किसी थ्योरी में अगर कोई डाउट हो, या फिर आज हमने सिर्फ डेवलप